नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो हम देखेंगे इंडियन आर्मी के एक ब्रीफ डिटेल्स अबाउट इट्स हिस्ट्री, फिर इसका करेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा है, फिर जो इम्पोर्टेंट इसमें रेजिमेंट्स होती है, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर इंडियन आर्मी कौन कौन से वेपन्स यूज़ करती है इस बारे में भी हम देखेंगे, जानते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम हमारे फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड का एक क्योट देखते हैं। तो इन्होंने ये बात इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इनॉग्रेशन के टाइम कही थी, जो कि 10 दिसंबर 1932 को किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। Now, the honor, welfare, and comfort of the man you command comes next, and your own ease, comfort, and safety always last, always and each time. तो इंडियन आर्म फोर्सेस हमेशा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व निभाने में हमेशा अग्रसर रहती है। हालांकि इंडियन आर्मी का जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो वो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी के वक्त उसका बहुत कुछ उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, लेकिन फिर भी भारत में आर्मी और जितने भी योद्धाओं के जो इतिहास है वो लगभग 10,000 सालों पुराना वर्षों से देखने को मिलता है। फिर जो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी होती है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, वो किसी भी समाज की एक बेसिक ज़रूरत होती है। और जो पुराने वक्त में क्या हुआ करता था कि जितने जो आदिवासी ट्राइबल लीडर्स हुआ करते थे वे आपस में वॉर फाइट किया करते थे। फिर उसके बाद किंगडम्स है, साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई, जिनमें हमें लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज की जरूरत होती थी, जिनके पास कैवलरी हुआ करते थे, घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, फिर आर्चर्स हुआ करते थे, इनके पास एलिफेंट्स हुआ करते थे और इन्फेंट्री हुआ करती थी। फिर जब हम अगर लिटरेरी रिकॉर्ड्स को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में लगभग 60,000 फुट सोल्जर हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ हुआ करते थे। फिर उस बाबर ने उस काल में मध्यकालीन भारत में गन पाउडर का पहली बार उपयोग किया, जिसमें गोले बारूद दो का उपयोग किया जाने लगा। और फिर उसने मुगल साम्राज्य का भारत में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले हमें लोगों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा किया जाए। फिर हम फिर से हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा ब्रीफ में। तो जो मॉडर्न इंडियन आर्मी, उसकी हिस्ट्री लगभग मिड 16th सेंचुरी में देखने को मिलती है, जब यूरोपियंस भारत में सेटल होने लगे। तो वो उस वक्त मिडिल मैन की तरह, एज अ ट्रेडर, व्यापारियों की तरह भारत में आने लगे। तो उन्होंने अपनी खुद की वे प्राइवेट ट्रूप्स रखा करते थे, खुद की उनकी सैनिकें हुआ करती थी। तो इनमें बहुत से यूरोपियन देश शामिल हुआ करते थे, जैसे कि फ्रांस, डच, पोर्टुगीज और ब्रिटिश। फिर मेजर जनरल स्ट्रेंजर लॉरेंस है, उन्होंने मद्रास आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। फिर 1748 में उन्हें फर्स्ट कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। उनका हेडक्वार्टर था सेंट डेविड मद्रास में। फिर इसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, जिसमें हमने भारत की एक पहली रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन को रेज किया।
तो इन हर एक बटालियन में इसमें एक ब्रिटिश कैप्टन हुआ करता था, उसके अंतर्गत 2 लेफ्टिनेंट हुआ कर सकते थे, और उसी तरीके से जो ब्रिटिश सर्जेंट हुआ करते थे, और 42 में इंडियन नॉन कमीशन ऑफिसर्स हुआ करते थे। फिर 820 इंडियन रैंक थी और एक फाइल थी इनके पास। फिर इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की 1857 में। तो इस रिवॉल्ट के बाद से आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई पील कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पे। फिर 1895 में जो प्रेसिडेंसी आर्मी थी, इन्होंने उसे एबॉलिश किया गया, और फिर इस तरीके से भारत के इंडियन आर्मी को 4 कमांड्स में बांटा गया, जिनमें एक पंजाब कमांड था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। फिर लगभग 15 लाख सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में जो भारतीय द्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उससे लगभग हिस्सा लिया। और इनमें इन भारतीय सैनिकों को में से 11 विक्टोरिया क्रॉस मिले, जो कि ब्रिटिश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ करता है सेना के क्षेत्र में। फिर 5 मिलिट्री क्रॉस मिले और 973 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और 3130 इंडियन मिलिट्री डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल प्रदान किए गए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जून 1918 को गाइडलाइन जारी की ताकि हम भारतीय कैडेट्स को सेलेक्ट कर सके रॉयल मिलिट्री कॉलेज में उन्हें ट्रेन करने के लिए, जो कि सैंडहर्स्ट में सिचुएटेड है। फिर फील्ड मार्शल केसी करियप्पा, वो एक पहले भारतीय कमीशन ऑफिसर बने। 1932 में हमने देखा था इंडियन मिलिट्री की शुरुआत की गई थी 10 अक्टूबर को। तो उस वक्त ये फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड की चेयरमैनशिप में की गई। फिर भारतीय सैनिकों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो दौर आया 1939 से 45, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। फिर जब भारत का आज़ादी का समय आना शुरू हुआ, तो उस वक्त जो पुरानी इंडियन आर्मी हुआ करती थी, उसमें लगभग 28 आर्टिलरी रेजिमेंट हुआ करती थी, जिनमें से कि 18 भारत को सौंपी गई और बाकी के जो बचे हुए थे उन्हें पाकिस्तान को सौंपा गया। तो इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा थे, उन्हें पहला भारतीय कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया इंडियन आर्मी का। तो उन्होंने जनरल फ्रांसिस बूचर की जगह ली एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। फिर आज़ादी के बाद से भारतीय सेना ने पहला युद्ध लड़ा कश्मीर वॉर 1947 में। फिर हमने देखा 1962 में इंडो चाइना वॉर लड़े हमने। इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ा 1965 में। 71 में फिर से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा। फिर हमने देखी 1984 की सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, और फिर आया 1999 का कारगिल वॉर। और आज़ादी के बाद से हमारे बहुत से कुछ प्रमुख ऑपरेशन है, जिनमें ऑपरेशन पोलो, जो कि हैदराबाद को भारत में शामिल करने का एक ऑपरेशन रचा गया 1948 को। फिर हमने देखा ऑपरेशन विजय, जो कि गोवा और दमन एंड दीव में 1961 में लड़ा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल के लिए बनाया गया, जिसमें सेपरेटलिस्ट लीडर जनरल सिंह भिंडरावाला को खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया।
1984 में। फिर हमने देखा है ऑपरेशन मेघदूत 1984 के सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट्स के वक्त लॉन्च किया गया था। हमने देखा ऑपरेशन पवन जो कि LTTE के खिलाफ श्रीलंका में अ, लड़ा गया 1987 में। तो ये है लंकन टाइगर ऑफ एंड तमीन एलम। हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो और ऑपरेशन साइक्लोन 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद। अब हम देखते हैं भारतीय आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमारे प्रेसिडेंट जो वो करते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। और ये इंडियन आर्मी का जुरिडिक्शन होता है, कंट्रोल होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होता है। फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है डिफेंस सेक्रेटरी। और अभी हाल ही में CDS की पोस्ट क्रिएट की गई थी 2019 में। और हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना विमान में मृत्यु हुई दिसंबर 2021 में। तो जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ क्रिएट की गई दिसंबर 2019 में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होते हैं और साथ ही साथ ये परमानेंट चेयर होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एज अ प्राइमरी एडवाइजर मिलिट्री एज एडवाइजर कार्य करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए सारे ट्राई सर्विसेज के मैटर्स के मामले में। अब हम देखते हैं हमारे हेड क्वार्टर को। तो आर्मी के जो हेड क्वार्टर हुआ करते हैं उसको कौन लीड करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये एक जनरल रैंक की पोस्ट होती है। फिर इन हेड क्वार्टर के अंदर ऑपरेशनल कमांड होती है। तो हमारे पास 6 ऑपरेशनल कमांड है जिसे कौन लीड करता है? GOC इन सी आर्मी कमांडर कहा जाता है। तो ये एक लेफ्टिनेंट जनरल की एक रैंक होती है। फिर आर्मी ट्रेनिंग कमांड होती है इस आर्मी हेड क्वार्टर के अंतर्गत। इसे भी लेफ्टिनेंट जनरल हेड करता है। फिर ऑपरेशनल कमांड के अंदर कॉर्प्स होते हैं। तो इसे कौन गाइड करता है? कॉर्प्स कमांडर। ये भी एक लेफ्टिनेंट जनरल की पद होती है। तो इस कॉर्प्स के अंतर्गत 3 से 4 डिवीज़न होते हैं। अब जो डिवीज़न होता है इसे कौन लीड करता है? डिवीज़न कमांडर, जो कि मेजर जनरल का रैंक का कोई व्यक्ति होता है। और फिर डिवीज़न के अंतर्गत 3 से 4 ब्रिगेड्स होती है। इन ब्रिगेड्स को लीड करता है ब्रिगेडियर। ये फिर इनके अंतर्गत 3 बटालियंस होते हैं और कुछ सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। बटालियन को एक कर्नल लीड करता है जिसके अंतर्गत 4 राइफल कंपनीज होती है। राइफल कंपनी को एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट के व्यक्ति रूल करता है। इस राइफल कंपनी के अंतर्गत 3 प्लेटून होते हैं। प्लेटून को कमांड करता है JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिनके अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं। इसे हवलदार के द्वारा लीड किया जाता है। और जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है सेक्शन, जिसमें 10 व्यक्ति शामिल होते हैं। अब हम देखते आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसे कौन गाइड करता था? लेफ्टिनेंट जनरल। फिर ये इनका बेसिकली काम होता है ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट का। तो इसके 2 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए को लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है या फिर मेजर जनरल। इसी तरीके से कैटेगरी बी ट्रेनिंग कमांड को गाइड करता है मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर।
अब जो हमने देखा तो ऑपरेशनल कमांड के अंतर्गत एक स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया होते हैं जिसे लेफ्टिनेंट जनरल गाइड करता है, फिर सब एरिया को मेजर जनरल। तो भारत का इस वक्त हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में 4 स्टार रैंक का एक व्यक्ति होता है जिसे जनरल की रैंक दी जाती है। अब हम देखेंगे इंडियन आर्मी की कमांड्स के बारे में। हमारे पास फिलहाल 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। हमने देखा था इन्हें कौन लीड करता था, एक लेफ्टिनेंट जनरल। तो ईस्टर्न कमांड लोकेटेड है कोलकाता में, वेस्टर्न कमांड लोकेटेड है चंदी मंदिर में, नॉर्थर्न कमांड है उधमपुर में, साउदर्न कमांड है पुणे में, साउथ वेस्ट कमांड है जयपुर में, ट्रेनिंग कमांड है लखनऊ में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में और ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। अब आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी। तो हमारे इंडियन आर्मी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्म्स होते हैं और सर्विस रहती है जिनका कार्य होता है युद्ध को लड़ना और साथ ही साथ दिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस के काम को करना। तो कॉम्बैट आर्म्स में होते हैं इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स। फिर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में होते कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस। अब हम आर्म्स में देखेंगे। इन आर्म्स में होते है इन्फेंट्री है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल है, आर्मर्ड कॉर्प्स है, आर्मी एयर डिफेंस है, मैकेनाइज्ड एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मी एविएशन कॉर्प्स है। अब इस सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, मेडिकल कॉर्प्स, एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, फिर कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स और आर्मी डेंटल कॉर्प्स। तो हमने देखा कि कॉम्बैट आर्म्स के अंतर्गत थे इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स। फिर उसी तरीके से इनके कुछ सपोर्ट आर्म्स रहते हैं, जैसे कि हमने देखा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, सिग्नल, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस। अब हम इन्फेंट्री के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये लीस्ट स्पेक्यूलेटर है, मतलब ये सबसे कम ग्लैमरस है सारे आर्म्स में, लेकिन फिर भी इस आर्म्स के बिना हम एक युद्ध में कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को कहा था फील्ड मार्शल मॉन्टेगरी ने कि इन्फेंट्री बटालियन एक, तो इससे उन्होंने उपाधि दी थी क्वीन ऑफ बैटल्स के बारे में। तो आज भी जबकि जो मिलिट्री वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, फिर भी जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनका जो योगदान होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। वो एक ऐसे जवान होते, सैनिक होते जो एनिमी, दुश्मन से सामने उनके आंखों में डाल के उनसे क्लोज कॉम्बैट लड़ते हैं और साथ ही साथ जो टारगेट रहता है उन्हें एलिमिनेट करते हैं, मतलब आमने सामने वे जंग लड़ते हैं। और जो इन्फेंट्री है वो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट पोटेंट कॉम्बैट आर्म है। फिर जंग लड़ने के अलावा ये बहुत से अन्य सिविल कार्य में भी योगदान देते हैं। इनमें से एक है कि ये जब भी कोई आपदा आती है तो कुछ सैनिक होते हैं ये उनमें कार्य करते हैं। इनमें ज़्यादातर इन्फेंट्री के सैनिक होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, एवलांच, ट्रेन एक्सीडेंट, इन सब में ये होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर जो रिमोट एरिया होता है जहाँ पर बहुत सी जो सरकारी स्कीम्स की
अ, को पहुंचाना, सरकारी सामग्रियों को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा दुर्भर होता है दुर्गम इलाकों में। वहाँ पर ये विकास के कार्यों को करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि वहाँ अ, इन्होंने ब्रिज बनवाया या फिर कुछ अन्य विकास के कार्य किए, कुएं खुदवाए, फिर कुछ और। फिर जो भारत की इन्फेंट्री रेजिमेंट है उनमें आते हैं मद्रास रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, पंजाब रेजिमेंट, घरवाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, असम राइफल, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स और नागर रेजिमेंट। अब हम आर्टिलरी के रेजिमेंट्स को देखते हैं। तो इनका मोटो है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, एवरीवेयर विथ ऑनर एंड ग्लोरी। तो आर्टिलरी रेजिमेंट को इंडिया में 28 अक्टूबर 1827 को रेज किया गया बॉम्बे आर्टिलरी के साथ। तो 28 अक्टूबर को गनर्स डे के रूप में बनाया जाता है। तो इस आर्टिलरी के पास होते हैं गन, बंदूकें होती हैं, मोर्टार्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, साथ ही साथ सर्विलियंस सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल्स होती है, फिर आर्टिलरी फायर पावर्स होते हैं और एक तरीके से दुश्मनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभा पाते हैं। साथ ही साथ ये जो दुश्मनों की गोला बारूद, उनके पास जो असला है, उनके पास हथियार है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं। फिर इंडियन आर्मी का जो स्कूल है ऑफ आर्टिलरी है देवलाली में सिचुएटेड है, जो कि नासिक में पड़ता है, नासिक के पास। तो अब जब भी नासिक जाओगे तो उसकी जो मेन हाईवे है नासिक रोड, आपको वहाँ देवलाली का एक बोर्ड देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं आर्मर्ड कॉर्प्स के बारे में। इसे 1 मई को हर वर्ष इस रूप में आर्मर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में इंडियन कैवेलरी के में गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया गया। 1938 को सिंधिया हॉर्स को बदल के वहां पर सिंधिया हॉक्स जो कि एक रेजिमेंट हुआ करते थे, उनमें हम टैंक्स को शामिल किए, तोपों को शामिल किया गया। तो ये एक मॉडर्न डे कैलेवरी मानी जाती है इसे। साथ ही साथ ये इनके पास जितने भी टैंक्स होते हैं, तोप होते हैं, ये जंग के मैदान में एक तरीके से रफ्तार ला पाती है, सैनिकों को दिला पाती है। साथ ही साथ उन्हें एक मोबिलिटी, टैंक्स एक व्हीकल की तरह होती है, तो इनका उपयोग हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में भी उपयोग कर पाते हैं। फिर इंडियन आर्मी के पास 3000 से ज़्यादा टैंक शामिल है, जो कि लगभग 60 आर्मर रेजिमेंट्स में विभाजित है। तो हर एक रेजिमेंट में लगभग 50 टैंक्स है और कुछ अन्य व्हीकल्स हैं। तो इन्होंने अपना नाम इतिहास में मिलिट्री वॉरफेयर में दर्ज किया गया इस कॉर्प्स ने, आर्मर्ड डे ने, जब इन्होंने पैटर्न टैंक्स को नष्ट किया था। तो ये जो जंग हुई थी ये खेमकरन में हुई थी। वो 1965 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की बात है, जब कि पाकिस्तान की जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टैंक हुआ करते थे, पैटर्न टैंक, जिन्हें जिन्हें उन्हें ने पाकिस्तानियों ने
यूएसए अमेरिका ने से हासिल किया था पैटर्न टैंक। तो वो खेमकरन के मैदान में उस वक्त उन्होंने बहुत ही अधिक संख्याओं में पैटर्न टैंक को ले आई थी पाकिस्तानी आर्मी। तो उनसे उन्हें नष्ट किया गया इस कॉर्प्स के द्वारा। फिर फिलहाल भारत में आर्मर्ड कॉर्प्स स्कूल सिचुएटेड है अहमदनगर में, महाराष्ट्र में। अब हम देखते क्या है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो इनका मोटो है वैल्योर एंड फेथ। ये इस वक्त भारत की सबसे जवान रेजिमेंट है, या सबसे नहीं रेजिमेंट में से एक है। तो इसको फॉर्म किया गया था ताकि हम इन्फेंट्री रेजिमेंट को एक ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी प्रदान कर सके। तो 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद ये एक जरूरत महसूस की गई कि हम एक इन्फेंट्री यूनिट को रेज कर सके जिनके पास आर्मर्स हो। तो इसी तरीके से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की शुरुआत की गई। तो ये जनरल के सुंदर जी का एक प्लान, उनका एक ब्रेन चाइल्ड है। इसको 2 अप्रैल 1979 को रेस किया गया। तो जब इसकी शुरुआत की गई तो उस वक्त हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हुआ करते थे, साथ ही साथ ये कुछ हथियार हुआ करते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। फिर टोपेज, स्कॉट, बीटीआर। इसका सेंटर है रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर में। अब हम देखते हैं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग का मोटो है सर्वत्र एवरीवेयर। इसकी शुरुआत 1780 में हो गई थी जब 2 ऑर्गेनाइजेशन मद्रास सेपर्स को बनाया गया। साथ ही साथ मद्रास सेपर्स के बनने के बाद बंगाल सपर्स और बॉम्बे सपर्स को मिला के 1932 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को लाया गया, जो कि आज के प्रेजेंट फॉर्म में है। तो इनका कार्य होता है कि हम ब्रिजेस को बनाए, ट्रैक्स को बनाए, हेलीपैड्स को बनाए, साथ ही साथ जो दुश्मनों की मोबिलिटी उसे खत्म कर सके, माइंस, लैंड माइंस बिछा के, साथ ही साथ दुश्मनों के द्वारा बनाए गए ब्रिजेस को नष्ट करना। फिर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में लोकेटेड है, जो कि एक प्रीमियर टेक्निकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कॉर्प्स का। फिर कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का मोटो है तीव्र चौकस, स्विफ्ट एंड अलर्ट। इसको 15 फरवरी 1911 को लेफ्टिनेंट कर्नल एस.एच. पॉवेल के द्वारा बनाया गया। तो ये मिलिट्री कम्युनिकेशंस से डील करते हैं, जो कि जंग के मैदान में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रदान कर पाती है। तो आज का जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाती है। फिर जो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल का जो रोल है वो एक क्रूशियल रोल बन गया है डाटा कम्युनिकेशन में, वेपन कंट्रोल में और वेपन मैनेजमेंट में। तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माओ में लोकेटेड है, जो कि कॉर्प्स ऑफ सिग्नल का द्वारा को प्रिपेयर करता है। फिर हम देखते हैं आर्मी एविएशन के बारे में। इनका मोटो है सुवेग व सुदृढ़, स्विफ्ट एंड श्योर। तो ये इंडियन आर्मी का एविएशन आर्म है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर 1986 को की गई थी। इनमें बहुत से अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है, जैसे कि MI-35, MI-25 मील के द्वारा बनाया गया। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया रुद्र भी इनके पास है। फिर बहुत से हेलीकॉप्टर्स हैं इनके पास, जैसे चेतक, चीता, ध्रुव, जो कि हमारे इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दुर्गम और दूर के क्षेत्रों में।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक पर्पस के लिए। फिर आर्मी एविएशन कॉर्प्स को का रोल होता है जैसे कि कॉम्बैट डिवीजन, रेस्क्यू करना। फिर आर्टिलरी लिफ्ट, कॉम्बैट को ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक्स को रिलीफ पहुंचाना, मिलिट्री प्रिजनर्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, मेडिकल इवैक्यूएशन करना जंग के दौरान एवं राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान। साथ ही साथ ये कॉम्बैट सर्च का ऑपरेशन करती है, कॉम्बैट सर्च एंड सैल्वेज CSAR। फिर आर्टिलरी लिफ्ट का कार्य करती है, कॉम्बैट ट्रांसपोर्टेशन, कोऑर्डिनेशन हेल्प का। मिलिट्री डिटेनी ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इवैक्यूएशन का कार्य करती है जंग के दौरान एवं किसी अन्य आपदाओं के वक्त। फिर कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में लोकेटेड है। अब हम जानते हैं क्या है आर्मी एयर डिफेंस। इनका मोटो है आकाशें शत्रु जाहीं, अर्थात कि शत्रुओं को आसमान में ही नष्ट कर दो। तो जो कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस है ये भारतीय एयर स्पेस को सुरक्षा प्रदान करने में कार्य निभाती है। उन्हें दुश्मनों से, एयरक्राफ्ट से, मिसाइल से और खासकर 5000 फीट से नीचे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को मदद की थी, ब्रिटिश आर्मी की। उस वक्त जापानीज फोर्स के द्वारा एयर अटैक के बहुत से खतरे बने हुए करते थे। तब भारतीय सोल्जर्स ने क्या यूज़ किया था, एक गन्स, 3 इंच एक गन्स का उपयोग किया गया था। बोफोर्स 40 मिलीमीटर और 60 गन्स का प्रयोग किया। तो इस तरीके से इनका जो ओरिजिन है ये लगभग 1939 में देखने को मिलता है। फिर इनकी शुरुआत की गई थी ऐसे कॉर्प्स ऑफ एयर डिफेंस आर्टिलरी, फिर उसे एक नाम इनका परिवर्तित करके रखा गया कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस 18 अप्रैल 2005 को। अब हम देखते हैं हमारे रैंकिंग स्ट्रक्चर को। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट रैंक होता है वो फील्ड मार्शल होता है। ये एक सेरेमोनियल रैंक होती है। इनके नीचे आते हैं जनरल, जनरल के अंदर कत होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट और फिर आते जूनियर कमीशन ऑफिसर जिनमें है सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार। अब फिर आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर जैसे कि क्वार्टर मास्टर, हवलदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही। अब ये इनके शोल्डर सिग्निया देख सकते हैं हम। तो जो नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं उनमें जो सिपाही के शोल्डर में किसी प्रकार का चिन्ह हमें नहीं देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर एक ये गोल्डन बटन देखने को मिलती है। फिर लांस नायक में एक ये इस प्रकार का सिंबल आता है। नायक में 2, हवलदार में से 3 सिंबल आते हैं। फिर क्वार्टर मास्टर में 3 ये एरो होते हैं और यहाँ पर ये अशोक चक्र, अशोक चिन्ह है। फिर नायब सूबेदार में एक ये लाइन है और फिर यहाँ पर ये एक डिजाइन है, एक स्टार है। सूबेदार के में 2 स्टार और एक ये स्ट्रिप। फिर हम देखते हैं सूबेदार मेजर, इसके में एक अशोक चिन्ह है और एक स्ट्रिप। लेफ्टिनेंट के में 2 स्टार है, कैप्टन के में 3 स्टार, मेजर के में एक अशोक चिन्ह, लेफ्टिनेंट कर्नल एक स्टार और एक अशोक चिन्ह, कर्नल 2 स्टार और एक अशोक चिन्ह, ब्रिगेडियर
3 स्टार, एक अशोक चिन्ह मेजर जनरल के में ये इस प्रकार का सिंबल है। हमने देखा ये लेफ्टिनेंट जनरल है और ये जनरल। साथ ही साथ तो जो जनरल के एक रैंक होता है उनमें इनके पास 4 स्टार भी होते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है 4 स्टार्स के जनरल। अब इनके शोल्डर इंसिग्निया को हमने देख लिया, तो हमें एक बार इस लिस्ट में देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले थे जनरल, फिर उनके अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन एंड देन लेफ्टिनेंट। तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट की जो रैंक है इंडियन आर्मी में, वे एबॉलिश कर दी गई थी अजय विक्रम सिंह कैडर रिव्यू के द्वारा 2006 में। फिर हमने देखा कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पहले जनरल, भारतीय जनरल हमें मिले, किस रूप में, के एम करियप्पा के फॉर्म में। तो ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने। इन्होंने जनरल फ्रांसिस ब्यूचर, जो कि इंग्लिश के जनरल थे, उनसे ये पद खुद हासिल ग्रहण किया। अब हम देखते हैं क्या है जूनियर कमीशन ऑफिसर। इनके अंतर्गत आते सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार। अब नॉन कमीशन ऑफिसर हम देख सकते हैं हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही। हम अब देखेंगे इंडियन आर्मी के वेपन्स को। हमने एविएशन के बारे में देखा था, जो कि एक एविएशन आर्म है इंडियन आर्मी का। तो इनके पास ये हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाया गया ध्रुव, चेतक, चीता और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है। फिर हमारे पास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी है। फिर हमारे पास एक अटैक हेलीकॉप्टर है बोइंग AH-64। फिर है कमाओ KA-226। फिर एक अन्य हेलीकॉप्टर है HAL रुद्रा। अब हम अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स को देखते हैं, जो कि है IAI हिरॉन सर्चर, DRDO के द्वारा बनाया गया रुस्तम। तो हिरॉन और सर्चर ये इजराइल के द्वारा बनाया गया, इजराइल से हमने ये इंपोर्ट किया है। अब हम आर्टिलरी को देखते हैं। आर्टिलरी में हमारे पास है धनुष हाविट्जर है, DRDO का है एडवांस्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS है, M46 है। फिर इंडियन फील्ड गन MK123 है, K9 थंडर है, पिनाका के द्वारा बनाया गया मीडियम बैलिस्टिक रेंज रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास कुछ टैंक्स है जैसे कि अर्जुन MK3। फिर हमारे पास है T90S भीष्म, T72HA। अब हम देखते हैं हमारे इन्फेंट्री को, सॉरी हाँ, इन्फेंट्री में हमारे पहला देखते हैं स्मॉल आर्म्स। इनके पास कौन कौन से होते हैं? एक पिस्टल होती है जो कि ऑटो 9mm 1A। फिर हमारे पास है SIG 100 P22 226। फिर एक G-Lock 17। फिर असॉल्ट राइफल्स देखते हैं जिनमें IB-1 इंसास है। फिर हमारे पास है FN स्कार, IMI टैबोर देखा था हमने, TAR-21। फिर AKM है हमारे पास, AR-M1 है, AK-103 है, AK-203। अब मशीन गन हमारे पास है इंसास लाइट मशीन गन। फिर IMI निगेव लाइट मशीन गन है। फिर MG2A1 है। फिर NSV HMG है। अब हम देखते हैं हमारे फाइटिंग व्हीकल्स को। इसमें है, अब है IFV। फिर हमारे पास है BMP-2, जिसे सराथ बोला जाता है, BMP-1 भी है। हमारे मिसाइल्स को देखते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में हमारे पास है प्रहार, पृथ्वी के 3 वर्जन है, 1, 2 एंड 3। फिर हमारे पास है अग्नि। क्रूज मिसाइल में हमारे पास है ब्रह्मोस और निर्भय। अब सरफेस टू एयर मिसाइल में हमारे पास है बराकेट और आकाश।
तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।